अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे वालेकुम हो? अस्सलाम। सब लोग कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम मिस। सब कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। ओके, सबकी पढ़ाई चल रही है? सबकी पढ़ाई यस ओके ओके। सो टुडे we are going to start with 8th lesson pollution. 8th lesson pollution. Okay. Now you open your textbook, page number 54. Page number 54 of your textbook. All of you will open your textbook. Page number 54. Can you see some pictures on that page? See, this is first picture, this is second picture, and this is third picture. Number it. 1, 2, 3. Okay. Now see all three pictures, various problem of environment. You can see various problem of environment. Can you tell me what is happening with the environment? What are the problems with environment? Environment में क्या हो रहा है? यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है? फैक्ट्री का क्या निकल रहा है? गंदा पानी। यहाँ से क्या निकल रहा है? फैक्ट्री का गंदा पानी। या फैक्ट्री का गंदा पानी, वेरी गुड। इधर से धुआं निकल रहा है और यहाँ से क्या निकल रहा है? धुआं, है ना? सो एनवायरनमेंट क्या हो रहा है उससे? उससे एनवायरनमेंट क्या हो रहा है हमारा? गंदा गंदे को क्या बोलते हैं? पोल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूटेड। एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? पोल्यूटेड पॉल्यूटेड हो रहा है। हाँ, एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? पोल्यूटेड। Polluted. Why this problem in environment may have been arised? ये environment में problem किसकी वजह से arise हुआ? Factory is releasing dirty water into the flowing water streams. फिर all vehicles are throwing smoke, है ना? फिर factories are also, we can see over here, factories are releasing smoke in the air. So because of this, the whole environment is getting polluted. Okay. So why does problem in environment may have been arised? So problem in environment have been arised because of human bad deeds. हम लोगों की जो बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से environment में problem arise हुआ है. What should be done to overcome this problem? ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए क्या करना चाहिए हमको? साफ सफाई रखना चाहिए। जोर से बोलो, थोड़ा आवाज कम आ रही है। साफ सफाई करना चाहिए। और यस, जिससे धुआं हो उस चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। excellent, very good. So we have to keep our environment clean. We have to keep our environment clean and avoid those things which are giving pollutant to the environment. हमको वो चीज़ें अवॉइड करनी है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करती है, पोल्यूट करती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन पैदा करती है। सो मेनी प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ऑन द अर्थ ड्यू टू ह्यूमन इंटरफियरेंस। देखो यहाँ पे ये वर्ड है, सबसे बेस्ट है, ड्यू टू ह्यूमन इंटरफियरेंस। इंसान के खुद के कुछ करने के कारण से एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें हो रही है ना? तो ये पहला क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। व्हाई दिस प्रॉब्लम इन एनवायरनमेंट में हैव बीन अराइज? तो यहाँ पे आएगा मेनी प्रॉब्लम हैव बीन अराइजिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचर। इंसान ने बहुत सारी गड़बड़ की है नेचर में, इस वजह से। उसमें कौन कौन सी है?
इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, माइनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर कॉजिंग पोल्यूशन ऑन द अर्थ। है ना, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण, इंसान ने की हुई चीज़ें हैं जिसके कारण से ये सारा पोल्यूशन हो रहा है। अभी एक एक वर्ड को देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनाई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब समझा, बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाई है। ओके, तो ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये तो समझ में आ रहा है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी क्या? पॉपुलेशन यानी क्या? तादाद। तादाद। तादाद, किसकी तादाद? इंसानों की तादाद, बढ़ती हुई आबादी, जो आबादी बढ़ते जा रही है ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। हर सेकंड पे एक एक बच्चा, दो दो बच्चे ऐसे पैदा होते जा रहे हैं, तो वो एक कारण है। दूसरा है, अच्छा वो कारण क्या होगा? वो कारण से पोल्यूशन क्यों होता होगा? बढ़ती हुई आबादी के कारण पोल्यूशन क्यों होता होगा? आबादी बढ़ रही, उससे पोल्यूशन क्यों होता होगा? कौन बता सकता है क्या होगा आबादी बढ़ेगी तो? बोलो जल्दी सोचकर। दुनिया में दुनिया पूरी भर जाएगी। दुनिया पूरी भर जाएगी, जगह नहीं रहेगी, और उन लोगों को रहने के लिए, जगह के लिए जंगल काटने पड़ेंगे, उनके लिए उतना ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए उतनी ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी, है ना। और जितने ज़्यादा लोग होंगे बिजनेस। उतना ज़्यादा नंबर वन नंबर टू करेंगे, उतनी ज़्यादा वो गंदगी करेंगे, है या नहीं? करेंगे कि नहीं? जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा वो गंदगी करेंगे बिजनेस। ना, तो वो गंदगी बढ़ेगी ना दुनिया में। तो इसलिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से पोल्यूशन होता है। माइनिंग, माइनिंग का मतलब क्या? माइनिंग किसको बोलते हैं? बोलो। माइनिंग करते हैं ना, कोयला निकालते हैं, कोयले की कानें खोदते हैं, ज़मीन खोदते हैं, है ना। तो माइनिंग करने से, हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़े ना, माइनिंग करने की वजह से अर्थक्वेक भी हो रहे हैं। अर्थक्वेक का भी कारण है ना माइनिंग। ज़मीन खोदते जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो अंदर का कोर होता है वो फिर लावा वगैरह फूटता है ना। तो माइनिंग भी है एक पोल्यूशन का कारण। फिर क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं इससे। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है? जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेगी, अभी लॉकडाउन पीरियड में गाड़ियाँ कम चल रही है रोड के ऊपर, तो आप लोग देख रहे हो ना, कम धुआं हो रहा है, कम पोल्यूशन हुआ सब तरफ से। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेगी रोड के ऊपर उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा। अभी सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, फिर भी धुआं गाड़ियों में से तो निकलता ही है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण पोल्यूशन होता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इनडिस्क्रिमिनेट यानी बेजा, ज़रूरत नहीं है फिर भी। इनडिस्क्रिमिनेट यानी बैलेंस में नहीं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किस भी तरीके से। तो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो क्यों पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे उतना ज़्यादा हमारा खेत अच्छा उगेगा, बहुत ज़्यादा फसल आएगी। और उसको, फसल को बचाने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। उसके ऊपर फवारनी मारते हैं ना हम लोग, खेत के ऊपर कीड़े नहीं लगने चाहिए। तो वो कितना ज़्यादा करते जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करते जा रहे हैं। आर कॉजिंग पोल्यूशन ऑन द अर्थ, जिसके कारण से क्या होता है, ज़मीन के ऊपर जो है वो पोल्यूशन हो रहा है। इट इज़ अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, और ये आखिर में किसको अफेक्ट कर रहा है? ह्यूमन बींग को अफेक्ट कर रहा है, इंसानों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी इतनी सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई, हर एक वर्ड का मतलब समझ में आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स
तो ये सारी चीजें जो है वो इंसान खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको लग रहा है कि मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद के लिए ही जहर पैदा कर रहा है। समझ में आया? अब पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब क्या है? हाँ, जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो सब अंडरलाइन करेंगे आप लोग भी। पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन है पॉल्यूशन का, ये भी आपको याद करना है। कंटैमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या है? कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन यानी कोई चीज की जो अच्छाई है उसको हम लोग कुछ बिगाड़ रहे, उसकी जो कंटेंट है उसको हम बिगाड़ रहे, तो उसको बोलते हैं कंटैमिनेशन। किसी चीज में हम लोग कोई गंदी चीज मिला रहे। कंटैमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग कुछ चीज गंदी चीजें मिला रहे, दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम को हार्म कर सकती है, नुकसान कर सकती है, इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको याद करनी है। वेयर डू यू सी द पॉल्यूशन अराउंड यू? तुम्हारे अराउंड में तुमको पॉल्यूशन किधर किधर दिखाई देता है? बोलो जल्दी जल्दी। किस किस चीज में पॉल्यूशन नजर आता है आपको? सबसे ज्यादा किस में दिखाई देता है? बोलो। तुम्हारा माइक म्यूट है तरन्नुम। रिश्ते में भी, किस में? रिश्ता वो जो रहता है ना, धुआं निकलता है रिश्ते में से, हाँ, तो पोल्यूशन होता है वो उससे। धुआं धुआं निकल के किस में मिलता है? वो एयर में। तो सबसे बड़ा पोल्यूशन किस में है? एयर में। सबसे बड़ा पोल्यूशन किस में है? एयर में। और हम उसमें से ही सांस लेते हैं, उसमें से ही सांस लेते हैं ना। उसके बाद में दूसरा पोल्यूशन किस में होता है? दूसरा पोल्यूशन किस में होता है? अभी अम्बावाड़ी के बाजू में जो नाला वगैरह है उसमें, तो वो क्या है? वो नदी है असल में। हाँ, तो वो नदी की क्या वाट लगा डाले सबने, है ना? तो क्या किया हमने? वो किसका पोल्यूशन किया? नदी में एयर है, क्या है नदी में? बोलो। वाटर पोल्यूशन। या वेरी गुड, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन। हाँ, दूसरा हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन होता है। ये दो पोल्यूशन हमारे आजू बाजू में हमको, हाँ, ये दो पोल्यूशन हमको हमारे आजू बाजू में साफ नजर आते हैं। एक एयर पोल्यूशन और एक वाटर पोल्यूशन, बराबर। और वो पोल्यूशन किसका होता है? जमीन का भी पोल्यूशन होता है। जमीन भी पोल्यूटेड होती है। जैसे कि बताया ना, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो ये सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आके किसके ऊपर रुकते हैं? ज़मीन के ऊपर, जिससे ज़मीन पोल्यूटेड हो जाती है और वो ज़मीन बंजर हो जाती है फिर। ठीक है, तो इतने टाइप के हम पोल्यूशंस देखते हैं। कौन कौन से? एयर, वाटर एंड लैंड। और लैंड, लैंड यानी जमीन। ठीक है, ये तीन पोल्यूशन हमको नजर आते हैं। हाउ डज द पोल्यूशन अकर? ये पोल्यूशन किस वजह से होता है? हमारी लापरवाही की वजह से। किसकी वजह से होता है? यहाँ पे दिया हुआ है ना, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड केयरलेसनेस। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड केयरलेसनेस। ह्यूमन interference and carelessness, ये दो कारण की वजह से पोल्यूशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब पोल्यूटेंट क्या क्या है? पोल्यूटेंट यानी किसके कारण पोल्यूशन हो रहा है? पोल्यूटेंट का मतलब क्या? पोल्यूटेंट होने के कारण, किसके वजह से पोल्यूशन हो रहा है? हाँ, तो फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेंट का डेफिनेशन है, ये भी आपको याद करना है कि पोल्यूटेंट, व्हाट इज पोल्यूटेंट, व्हाट आर पोल्यूटेंट और व्हाट इज पोल्यूटेंट। सो फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसी चीज़ें
नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो हमारे नेचुरल फंक्शन है इकोसिस्टम का, उसको कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट, उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट लाती है ऑन ए बायोटिक एंड बायोटिक। ए बायोटिक यानी बेजान, और बायोटिक यानी जानदार। जो हमारे एनवायरनमेंट में जानदार और बेजान चीज़ों के ऊपर आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। इफेक्ट लाती है अपना, बैड इफेक्ट लाती है, उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट मेक द एनवायरनमेंट पॉइजनस। देखो ये चीज याद रखेंगे, पोल्यूटेंट के ऊपर हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्या करता है, पॉइजनस करता है और अनहेल्दी करता है। कितनी खतरनाक चीज है, सोचो, हमारे एनवायरनमेंट को पॉइजनस करता है और अनहेल्दी करता है। पॉल्यूटेंट्स में बी नेचुरल और मैन मेड। पॉल्यूटेंट जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड ज़्यादा है। मैन मेड ज़्यादा है, नेचुरल भी है लेकिन मैन मेड ज़्यादा है। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्सेस ऑफ टाइम बाय नेचर्स रूल। यानी कोई नेचुरल डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि हमने देखे अर्थक्वेक है, देखे ना हम लोगों ने, डिजास्टर में हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़े ना डिजास्टर, तो डिजास्टर में हम लोगों ने देखा, तो डिजास्टर होने के बाद में जो होता है वो नेचुरल पोल्यूशन होता है। हाउएवर मैन मेड पोल्यूटेंट्स आर नॉट। If natural materials are pollutant, why do we not perceive their adverse effect during their use when such materials are referred as pollutant? ठीक है, तो यहाँ पर मैन मेड जो है वो उसके बाद में आता है, लेकिन नेचुरल जो है बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं तो नेचुरल पोल्यूशन होता है। वो बोल रहा है कि इफ नेचुरल मटेरियल्स आर पोल्यूटेंट, व्हाई डू वी नॉट परसीव देयर एडवर्स इफेक्ट ड्यूरिंग देयर यूज। तो हमको ये सोचना चाहिए कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये हमको पहले से सोच के रखना चाहिए कि इससे हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है। कुछ नेचुरल चीज़ें भी है ऐसी दुनिया में जिसके हमको इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है। When such materials are referred as pollutants, अब उसके बाद में हम उस चीज़ों को पोल्यूटेंट के तौर पर बोल सकते हैं। जैसे कि एक सूरज की रोशनी ले लो, सेव मी माई चिल्ड्रन, सेव मी माई चिल्ड्रन यानी मुझे बचाओ बोल रहा है वो। किससे, देखो यहाँ पे सूरज की रोशनी है। अब अगर ज़्यादा गर्मी है, अभी कितनी तेज़ धूप लगती है आजकल, है ना। अब सुबह की सूरज की रोशनी में बोलते हैं विटामिन डी होता है, हम बैठते हैं सुबह की सूरज की रोशनी में, लेकिन थोड़ी देर के बाद में तुरंत ऐसी धूप आती है कि जैसे चटके लगने लगते हैं। तो हम लोग उसमें बैठ सकेंगे क्या, फिर नहीं बैठ सकेंगे, है ना। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो दिन ब दिन हॉट होते जा रहा है। सूरज की रोशनी जो है वो नेचुरल है, लेकिन वो कुछ फ़ायदेमंद भी है, और अगर हमने उसको गलत वक्त पे गलत इस्तेमाल किए तो वो नुकसानदेह भी होती है, उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। तो इस तरह से नेचुरल जो है वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हमको नुकसान भी हो सकता है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। एक्टिविटी, यू योरसेल्फ सर्वे योर रेसिडेंशियल एरिया एंड आइडेंटिफाई द polluted लोकेशन। आपके घर के अतराफ, रेसिडेंट एरिया यानी रेसिडेंशियल एरिया यानी आप लोग जहाँ पे रहते हो, रेसिडेंशियल एरिया यानी आप जहाँ पर रहते हो। तो ऐसी जगह पे रेसिडेंशियल एरिया में आपको क्या करना है, आपके घर के अतराफ में घूमना है और देखना है कि कौन सी जगह जो है वो पोल्यूटेड है, कौन सी जगह पोल्यूटेड है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट टू ईच पोल्यूटेड लोकेशन। वहाँ की एरिया तुमको पोल्यूटेड दिखी, अब वहाँ पे पता लगाओ कि ये एरिया पोल्यूटेड क्यों हुई, उसका कारण क्या है, वो पोल्यूटेंट उसके कौन से हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर के आजू बाजू में कचरा कुंडी है, कचरे का डब्बा है, हाँ कचरे का बड़ा सा डब्बा है, तो तुमने वो एरिया को बोले कि ये जो एरिया है ये पोल्यूटेड एरिया है। अब ये एरिया पोल्यूटेड एरिया क्यों हो गई,
तो वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, कचरे के डब्बे के अंदर कचरा डालना चाहिए, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे किधर भी फेंक के निकल के चले जा रहे। हो रहा है ना ऐसा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये कारण कौन है? अभी इंसान है, इंसान कारण है। उसने लापरवाही की ना, उसने कचरे के डब्बे के अंदर कचरा डालना चाहिए था, वो किधर भी फेंक के निकल के चले जा रहा है। फिर अगले दिन कचरे की गाड़ी आती है, वो सब कचरा समेट के लेके जाती है, लेकिन तब तक के फिर वो पूरा पोल्यूशन, उसकी बास पूरे माहौल में फैल जाती है ना। सो दैट डर्टी स्मेल स्प्रेड्स इन द एनवायरमेंट, और वो एनवायरमेंट को भी पोल्यूटेड कर देती है। ठीक है, विच टाइप ऑफ पोल्यूटेंट आर ऑब्जर्व? कौन से टाइप के पोल्यूटेंट आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं? तो सबसे पहला पोल्यूटेंट आपको ऑब्जर्व होगा गार्बेज। गार्बेज यानी कचरा, ठीक है, गार्बेज यानी कचरा। तो गार्बेज का जो पोल्यूटेंट है ये आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, वेदर द पोल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल यानी जिसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, या नॉन डिग्रेडेबल है, तो दोनों है, कचरा दोनों टाइप का है, डिग्रेडेबल कचरा भी है और नॉन डिग्रेडेबल कचरा भी है। अब डिग्रेडेबल कचरा यानी सब्जी तरकारी के छिलके वगैरह जो कुछ भी है, ये डिग्रेडेबल कचरा है। पेपर है ना, तो कॉटन का कपड़ा है, तो ये डिग्रेडेबल कचरा है जो खत्म हो सकता है। लेकिन नॉन डिग्रेडेबल कौन सा है? जैसे प्लास्टिक की चीजें हम लोग फेंकते हैं कचरे में, प्लास्टिक की थैलियां फेंकते हैं, थर्माकोल फेंकते हैं, है ना, तो ये क्या है, नॉन डिग्रेडेबल है, क्योंकि ये खत्म होने वाला नहीं है। तो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल समझ में आया सबको अच्छे से? ठीक है, तो ये दोनों वर्ड है जो, एक है डिग्रेडेबल यानी खत्म होने वाला, जो फना हो सकता है, सड़ गल सकता है और खत्म हो जाएगा, और नॉन डिग्रेडेबल यानी जो कोई सड़ने बिड़ने वाला नहीं है, वो सालों साल तक वैसे के वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक है, थर्माकोल है, ये सारी चीजें। तो इतने तक समझ में आ गया आपको अच्छे से? हाँ, इतने तक ध्यान में बैठा आप लोगों को अच्छे से? ओके, तो अब देखते हैं एयर पोल्यूशन। सबसे पहला हमारा है एयर पोल्यूशन। जैसे मैंने बोली ना, सबसे ज्यादा होता है जो एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द proportion of various gases in Earth's atmosphere। आप लोगों ने ये देखे थे, आप लोगों को छठी में था, सातवीं में था, ऐसा एक दायरा बना हुआ था, और उसके अंदर फिर था नाइट्रोजन इतने 78%, है ना, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन था 20%, 20% जो है वो ऑक्सीजन है, फिर ये इस तरह से। तो ये जो सर्कल है पोल्यूशन, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। तो वो आप लोग छठी और सातवीं की किताब में से देखेंगे। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अलग अलग गैसेस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी है, ये आप लोगों को उसमें से नजर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद करो, आप लोगों ने देखे थे, 7th में देखे थे कि 6th में देखे थे, वो याद आ रहा है कुछ? 6th साइंस की बुक बघता तो 6th साइंस की। हाँ, तो ये सर्कल के ऊपर इस तरह से अलग अलग गैसेस, ग्रीन कलर की, ग्रीन, सो अलग अलग गैसेस की जो है वो आपको दिखाई, खलती खलती है, दिखाई देगी। तो आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो याद आया है, ये छठी में आपने पढ़े थे। कौन सी क्लास में पढ़ा था आपने? 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हाँ, छठी की क्लास में देखो पहला ही सबक था, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था। ये देखो छठी की किताब, ये पानी दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, 70% वाटर है और लैंड 29% है। उसी तरह से यहाँ पे गैसेस का दिया हुआ है ये, ठीक है, ये गैस का दिया हुआ है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, है ना, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है 0.707%, आर्गॉन 0.9 है, ऑक्सीजन 21% है, और नाइट्रोजन जो है वो 78% है। तो ये जो चार्ट है ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ओके, तो ये लेसन भी आप लोगों ने छठी में पढ़ा हुआ है, देखो एयर पोल्यूशन ये सब, इसका अभी रिपीट हो रहा है। ओके, हाँ, तो
सब छठी में और सातवीं में जो आपने पढ़ा हुआ है वही यहाँ पे आठवीं में आप लोगों को रिपीट हो रहा है। तो ये आप लोग देखेंगे छठी की क्लास में से। Why is it said that air is homogeneous mixture of different gases? इसका जवाब भी आपको 6 की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। होमोजेनस मिक्सचर यानी होमो यानी एक जैसे, एक जैसी चीजों का मिक्सचर है, क्योंकि एयर में सारे के सारे क्या है, एयर के अंदर सारे क्या है, एयर के अंदर सारे के सारे गैस है। एयर के अंदर सारे क्या है, गैस है। तो गैस यानी सारे गैसेस है ना, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसीलिए उसको बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर यानी एक जैसी चीजों का मिक्सचर है। which different hazardous gases are released through fuel combustion? फ्यूल के कंबशन से कौन सी जहरीली गैसें निकलती है? बोलो, अब भी मैंने एक गैस का नाम ली, सबसे ज्यादा जहरीली गैस है वो कौन सी है? वो ये कौन सी गैस है? ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और दूसरी जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो गैसें हैं ये भी आपको छठी की किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। ये सारी जहरीली गैसें जो है वो हवा में छोड़ी जाती है, किसकी वजह से? कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल यानी हम जो जलाते हैं ना कुछ फ्यूल, जब कोई ईंधन जलता है, ईंधन कोई भी जब जलता है, लकड़ी भी अगर जलेगी, कोयला भी अगर जलेगा, पेट्रोल डीजल कुछ भी जलेगा, उसके जलने से जो धुआं निकलता है उस धुएं में ये गैसें निकलती है। फिर कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक पॉइजनस गैसेस, स्मोक, स्मोक यानी धुआं, पार्टिकुलर मैटर। हाँ, पार्टिकुलर मैटर यानी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज जो जलती है कभी कभी, तो देखो हवा के अंदर है ना, चट 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 से लोहे के या किसी किसी चीज के पार्टिकल्स, टुकड़े ऐसे उड़ते हैं उस आग के साथ में, तो वो जो है वो क्या बोला जाता है? उसको पार्टिकल मैटर। ठीक है, बारीक बारीक टुकड़े आपको दिखाई देंगे। माइक्रोब्स होते हैं हवा में, अभी जैसे कि कोरोना का जो वायरस फैला हुआ है हवा में, तो माइक्रोब्स हैं हवा में, एक्सेट्रा, इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। है ना, वायरसेस हैं बहुत सारे अलग अलग, बहुत हजारों, खाली कोरोना नहीं, हजारों टाइप के वायरसेस हवा में जो है वो मिक्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट को कभी डिस्टर्ब किया जाता है या अचानक से एनवायरनमेंट चेंज होता है। कभी आप लोगों ने देखे ना, धूप के अंदर बरसात होती है, धूप में बरसात होते हुए देखा है? हेलो, हाँ, कि धूप में अचानक से बरसात होती है, ये इस तरह से कुछ ऐसे अलग निराली चीजें होती है ना, जब एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है तो उस वक्त में बहुत ज्यादा जो है वो वायरसेस और बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स जो है वो पैदा होते हैं और वो हवा में मिक्स हो जाते हैं। अब रिसोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन करने वाली चीजें, एयर पोल्यूशन करने वाली चीजें, रिसोर्सेस। तो किसके कारण से एयर पोल्यूशन होता है? अब जो पार्टिकल्स जो मैंने बोली ना, उसका अंदाजा आपको यहाँ पर ज्यादा आएगा, जब लावा जो निकलता है ना, लावा फूटता है, तो उसमें से रॉक के पार्टिकल्स जो है वो हवा में जो है वो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से पूरा लावा जब फूट के बाहर आता है ना, तो पूरे रॉक्स को फोड़ता हुआ, रॉक्स को मेल्ट करता हुआ जो है वो बाहर आता है। So, which factors are responsible for pollution? Show in the following pictures. इसके अंदर सब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? जंगल की आग है ये। तो जंगल की आग कैसे लगती है? जैसे पिछली बार बताई थी हिना ने, जंगल की आग किस वजह से लगती है? जब, बताओ सूखे पेड़ होते, क्या? और जब सूखे पेड़ हाँ, एक दूसरे से टकटकते थे तब आग। हाँ, जब सूखे पेड़ होते हैं वो एकदम कड़क हो जाते हैं पत्थर की तरह, तो वो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है और वो आग लगती है, और वो
आग पूरे जंगल में फैल जाती है। पेड़ सूखे होते हैं, इसलिए आग बहुत तेजी से फैलती है। गीले पेड़ की आग जो है वो बुझ सकती है, लेकिन सूखे पेड़ की आग जो है वो बढ़ती जाती है। सो ये है फायर, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर है, जंगल की आग है। फिर ये क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन, है ना? वॉल्केनिक इरप्शन है। वॉल्केनिक इरप्शन में लावा फूटता है और बेतहाशा जो है वो बहुत ऊंचाई तक जो है वो उड़ता है, और जिसके कारण से एनवायरनमेंट जो है, एयर जो है वो पोल्यूटेड होती है। तीसरा जो है ये क्या है? ये क्या है? स्मोक। एयर पोल्यूशन। हाँ, ये भी एयर पोल्यूशन है, ये भी एयर पोल्यूशन है, ये भी एयर पोल्यूशन है। तीनों एयर पोल्यूशन है, लेकिन उसके कारण अलग अलग है ना? तो यहाँ पे क्या है? कंबशन ऑफ फ्यूल, यहाँ पे दिया है ना, कंबशन ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है किसका? पेट्रोल और डीजल का। पेट्रोल और डीजल जो फ्यूल हम लोग उसमें डालते हैं व्हीकल्स में, तो उससे क्या निकल रहा है? स्मोक निकल रहा है। ठीक है? तो इस तरह से पोल्यूशन के अलग अलग रिसोर्सेस हैं, अलग अलग उसके कारण है किसकी वजह से पोल्यूशन होता है। अब रिसोर्सेस, रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के रीजन अब भी हमको बताया था उसने, नेचुरल भी है और मैनमेड भी है। अब नेचुरल रीजन में क्या क्या आता है देखो, जैसे कि बताई थी अभी मैंने, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो सबसे पहला नेचुरल जो रीजन है। सारे डिजास्टर जो है देखो, अर्थक्वेक, साइक्लोन, है ना, फॉरेस्ट फायर, फिर माइक्रोब्स इन एयर, ये सारे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं एयर पोल्यूशन के। ठीक है? वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड मटेरियल्स एमर्ज आउट थ्रू इरप्शन। एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड भी NH3Cl2, ये अमोनियम क्लोराइड जो गैस है ये भी बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये सारे जो है वो पॉइजनस गैसेस हैं। हाइड्रोजन वेपर, डस्ट, डस्ट होता है ना, धूल, एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें किस में से निकलती है? वॉल्केनिक इरप्शन में से निकलती है, और ये सब नेचुरल है। फिर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मालूम है आपको? पॉइजनस गैसेस एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ आर रिलीज्ड इनटू एयर। जमीन फटकर अंदर से पूरा गैस वगैरह जो है वो बाहर निकलती है अर्थक्वेक में। फिर साइक्लोन। साइक्लोन किस में आता है? हवा में भी आता है और पानी में भी आता है। साइक्लोन आपको पता होगा ना, तूफान। साइक्लोन यानी तूफान। तो हवा का भी तूफान होता है, पानी का भी होता है तूफान। हवा का तूफान, हवा का झक्कड़ आपने देखे होंगे, टॉर्नेडो जिसको बोला जाता है। हवा के साइक्लोन को क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। ये सारी चीज़ें आप लोग अगर उस पर डालेंगे ना यूट्यूब पे, टॉर्नेडो यानी हवा का तूफान, हवा का झक्कड़, ओके। और साइक्लोन असल में पानी का होता है। पानी में भी आपने देखा होगा, बरमूडा ट्रायंगल आप देखेंगे, बरमूडा ट्रायंगल के पास में, तो आपको पूरा दिखाई देगा कि पानी का किस तरह से साइक्लोन होता है वो। एंड साइक्लोन में क्या होता है? डस्ट स्टॉर्म होता है। जैसे रेगिस्तान का भी तूफान होता है ना, रेत का तूफान बोला जाता है जिसे। डस्ट, सॉइल, गार्बेज, उसमें सब चीज़ें, जब हवा का झक्कड़ चलता है ना, ये टॉर्नेडो, उसमें सब कचरा बिचरा सब, कभी कभी गाड़ियों को भी उड़ा के लेके जाता है वो। बड़े बड़े टॉर्नेडो हमारे हिंदुस्तान में इतने नहीं आते हैं, फॉरेन कंट्रीज में आते हैं, आपको दिखेंगे वो, गाड़ी बीड़ी सब को उड़ा के लेके जाते हैं। पॉलेंस, माइक्रोब्स एक्सेट्रा मिक्स्ड विथ एयर, ये सारी चीज़ें हवा में मिक्स हो जाती हैं। फिर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आप लोग अगर देखोगे तो जंगल की आग आप लोगों ने देखी अभी यहाँ पे ऊपर, जंगल में कैसे आग लगती है वो, है ना। तो ये फॉरेस्ट फायर है। रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मोक इन एयर, ये सारे पॉइजनस गैसें जो है ये जंगल की आग हवा में छोड़ती है। माइक्रोब्स इन एयर, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई आर मिक्स्ड विथ एयर। सब वायरसेस ही नहीं सिर्फ, बल्कि बैक्टीरिया और फंगस भी हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ये सारे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इसके नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ पोल्यूशन है। ठीक है?
अब हम लोग अगर यहाँ पर एक एक करके देखने जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और मैन मेड रिसोर्सेज क्या है। अगला जो है अभी देखते हैं हम लोग मैन मेड रिसोर्सेज। फ्यूल, फ्यूल जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखे गाड़ी के अंदर जो फ्यूल डालते हैं हम लोग, वो बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, कोल यानी कोयला, टिम्बर, एलपीजी, हमारे घर के गैस का सिलेंडर होता है ना एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड कंपाउंड्स एक्सेट्रा आर रिलीज्ड इन एयर। ये सब हमारे हवा में छोड़े जाते हैं। किसके कारण से? जो मैन मेड है, जो हमने फ्यूल अगर गाड़ी के कोई भी जलाए हैं या घर में हम लोग जो खाना पकाते हैं, वो सारी जितनी भी चीज़ें फ्यूल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है वो तमाम ऑल। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को हम लोग ज़्यादातर देखो कचरे वाली आती है तो कचरे के डब्बे को कोई कोई कचरा ऐसा रहता है उसको आग लगा के चले जाती है ना। तो वो जो बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है तो उसके कारण भी, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, खेत का जो कचरा होता है उसको भी क्या करता है किसान, एक जगह पे जमा करता है और उसको आग लगाता है। एक्सेट्रा इन ओपन स्पेस कॉजेस एयर पोल्यूशन, खुली जगह में वो जलाते हैं जिसके कारण से एयर पोल्यूशन होता है। अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी मैंने आप लोगों को समझाई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कारखाने। तो कारखाने का क्या निकलता है? स्मोक, कारखाने का धुआं निकलता है, इज रिलीज्ड इन द लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज, सल्फर पाउडर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड्स पाउडर इन एयर। ये सारी अभी जैसे कॉटन सीड से कॉटन सीड का तेल निकाला जाता है, तो तेल निकालने के बाद में बचा हुआ कचरा रहता है वो कॉटन सीड पाउडर होता है, वो फेंक देते हैं उन लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पोल्यूशन करती है। एटॉमिक एनर्जी प्लांट एंड ब्लास्ट्स, एटॉमिक बम बनाए जाते हैं, एटम बम बनाए जाते हैं ना, या मिसाइल्स बनाते हैं या कुछ भी इस तरह से एटॉमिक चीज़ें बनाते हैं, वो सब चीज़ों का यूज़ ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, ये सबसे खतरनाक है। यूरेनियम है, थोरियम है, फिर ग्रेफाइट है, प्लूटोनियम है, ये सब जो है वो एटॉमिक किससे रिलीज होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो हवा में बहुत बड़े पैमाने पे पोल्यूशन करती है। रिलीज रेडिएंट्स इन एयर, और रेडिएशन जो है वो छोड़ती है। ये रेडिएशन इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह से डायरेक्ट जो है वो कैंसर होता है। एंड दस पोल्यूशन अकर्स, इसी वजह से जो है वो पोल्यूशन होता है। तो ये सारा एटम बम वगैरह इंसान ने बनाया ना, नेचुरल तो नहीं है। तो ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। एटम बम है, एटॉमिक एनर्जी है, इंसान ने फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है कि किस तरह से इंसान जो है वो, इंसान के कारण पोल्यूशन हो रहा है। तो ये इंसान के कारण है पोल्यूशन और ये है नेचुरल कारण पोल्यूशन के। इसमें से हम लोगों ने पिछले बार अर्थक्वेक के बारे में, फॉरेस्ट फायर के बारे में सब देख चुके हैं। ओके, इंटरनेट माय फ्रेंड, जैसे मैं तुम लोगों को हर बार पढ़ाते वक्त में ही बताती हूँ ना, गूगल में से खोल के आप लोगों को बताती हूँ कि देखो यहाँ पे ये ऐसा है ऐसा है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, अभी ये मैंने आप लोगों को आइडिया बता दी है। अब आप लोग क्या करोगे, इंटरनेट माय फ्रेंड, आप लोग भी जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन दिया हुआ है, तो गूगल में आप डालोगे वॉल्केनिक इरप्शन, तो आप लोगों के सामने इतने सारे वॉल्केनिक इरप्शंस के फोटो आ जाएंगे। आप डालोगे अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में इतने सारे आपको उसके फोटोज आ जाएंगे। साइक्लोन डाल दोगे तो वो आ जाएगा, फॉरेस्ट फायर आएगा तो वो आ जाएगा, माइक्रोब्स इन एयर आएगा। जो भी आप गूगल में डालोगे ना आपके सामने उसके सारे आ जाएंगे। इमेजेस रहता है वो लिखा, तो इमेजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसके सारे इमेजेस नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट
तो अब गूगल के ऊपर आपको ये डालना है लार्ज वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। आप गूगल के ऊपर जैसे ही डाल दोगे ना लार्ज वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको सारा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आ जाएगा। ओके, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ये डाल देना। उसके बाद में गूगल के ऊपर ये डाल देना, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड फ्रॉम लार्ज सिटीज एंड विलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र। ये पूरा आप गूगल के ऊपर लिख दो, ये पूरा लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम लार्ज सिटीज एंड विलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र। ये इतना डाल दोगे ना आपके सामने पूरा आ जाएगा, महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी सिटीज में जो है वो इफेक्ट क्या हुआ है, पोल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या हुआ है। ये दोनों लिखा हुआ है आपकी किताब में, वो सेम टू सेम आपको टाइप करना है गूगल में जाकर, तो आपके सामने वो चीज़ें आ जाएगी और इसकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पीपिंग इन द हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे, there had been thick fog in London due to air pollution during 5th to 9th December 1952। दिसंबर के महीने में लंदन में जो है वो बहुत ज़्यादा फॉग यानी धुंध होती है ना, ठंडी के मौसम में धुंध होती है, उसको बोलते हैं। हाँ, तो स्मोक ड्यू टू सॉरी फॉग नहीं है ये, स्मोक हुआ है, स्मोक ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल एंड बीन मिक्स्ड हैड बीन मिक्स्ड। ये वहाँ का जो धुआं पैदा हुआ था, डार्क शेडो ऑफ दिस स्मॉग remained on the city for consequent 5 days, मतलब 5 तारीख से 9 तारीख 5 दिन तक वो धुआं वैसे के वैसा ही रहा। सेम सिचुएशन अकर्ड अगेंस्ट ड्यूरिंग 3 to 6 दिसंबर 1962। दोबारा लंदन में ऐसा ही माहौल हुआ था 1962 में, पहले 1952 में हुआ और 10 साल के बाद वापस से 1962 में ऐसे ही हुआ था। वहाँ पर धुआं जो है वो पूरा के पूरा 5 दिन तक वैसे के वैसा ही था माहौल में। इन 1948 पीटर्सबर्ग वॉज नेम्ड एज ब्लैक सिटी। पीटर्सबर्ग जो जगह है उसको नाम दिया गया था ब्लैक सिटी का, क्योंकि धुएं से पूरी सिटी जो है वो काली काली हो गई थी। व्हेन स्मोक एंड सूट कॉज नाइट लाइक सिचुएशन ड्यूरिंग डे टाइम। स्मोक जो था धुआं, और उसकी वजह से क्या हो गया था, दिन में भी रात के जैसा पूरा अंधेरा छा गया था। यानी कितना धुआं होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो इसलिए उसका नाम दिया हुआ था ब्लैक सिटी, काली सिटी करके। तो इसी तरह के आप लोगों को और भी दिखाई देंगे एयर पोल्यूशन के कारण से। अलग अलग जगह के ऊपर आप जब गूगल पे डालोगे ना, तो अलग अलग जगह पर कहाँ पे क्या क्या हुआ था, ये आपको अगर जानना होगा तो आप जान सकते हो। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस किस के कारण होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोली थी सबसे जहरीली गैस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, ये कहाँ से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फैक्ट्रीज वेयर कोल एंड मिनरल ऑयल यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, जहाँ पे कोल का, कोयले का इस्तेमाल और मिनरल ऑयल जो होते हैं उसका इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पर। और उससे इफेक्ट क्या होता है, इरिटेशन ऑफ आईज, आंखें जो है वो जलने लगती है, उसमें खुजली आती है आंखों में। रेस्पिरेशन ट्रैक जो होता है उसमें तकलीफ होती है। एक्सेस म्यूकस आता है ना, बलगम आता है, हमारे गले के अंदर बहुत सारा बलगम आता है, कफ आता है, और फिर ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किस में से निकलती है, वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है और इंडस्ट्रीज में से, फैक्ट्री में से। उससे क्या होता है, हमारे लोवर्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, हमारे जो आरबीसीज होते हैं, सुर्ख जर्रात होते हैं, उसको फोड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है और हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खतरनाक है। तुम लोगों ने कभी देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि कोई गाड़ी अगर धुआं छोड़ते हुए जाती है ना, तो उस गाड़ी के बाजू में से हम लोग गुजरते हैं तो थोड़ी देर के बाद में अगर वो धुआं हमारे अंदर आ गया तो हमारा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये उसी के कारण होता है सर दर्द, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर का ऑक्सीजन लेवल जो है वो इमीडिएटली कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सर दर्द होता है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं उससे ये भी जो है हमारे गाड़ी के धुएं में से निकलते हैं, और उससे क्या होता है इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स। हमारे अंदर देखो गाड़ी कोई बहुत तेज धुआं छोड़ के जाती है ना, तो हम लोगों को खांसी आती है और गले में खराश होती है, तो ये इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर। जो बारीक बारीक मैंने बोली थी ना पार्टिकुलेट जर्रात होते हैं, वो किस में से निकलते हैं? वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक से। व्हीकल के इसमें से भी निकलते हैं, काले काले रंग का देखो कचरा टाइप निकलता है गाड़ी के धुएं में से। उससे हमको रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं, यानी अगर वो धुआं हमारे नाक के जरिए अगर हमारे अंदर चला गया तो हमारे फेफड़े में जाके रुकता है वो, और हमको सांस की बीमारी की तकलीफ होना शुरू होती है। दूसरा है डस्ट। डस्ट यानी जो गर्द गुबार निकलता है ना, उसको बोलते हैं डस्ट। ये भी किस में से निकलता है? वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक। गाड़ी बहुत तेजी से उड़कर जाती है तो देखो मिट्टी धुआं सब उड़ाते हुए जाती है, तो उससे क्या होता है सिलिकोसिस जो है वो इस तरह के हमको इफेक्ट होते हैं। सिलिकोसिस ये भी सांस की ही तकलीफ का वो है, एक तरीका है जिसमें हमको सांस की तकलीफ होती है। अगला है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं हम लोग अनाज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खराब नहीं होना चाहिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, जहाँ पे उसकी फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री में से इसका धुआं निकलता है, जिसके कारण से देखो बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेंटल वीकनेस, हमारे दिमाग के ऊपर उसका असर होता है। डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर हम उसके ज़्यादा एक्सपोजर में रहेंगे तो मर भी सकते हैं, डेथ हो सकती है। इसलिए घर में भी आप लोग जब वो हीट वगैरह मारते हो ना, तो वो हीट को मारते वक्त में मास्क पहनना चाहिए, अच्छे से नाक को कवर करके हीट बिट मारना चाहिए मच्छर के लिए। आजकल मच्छर बहुत आ रहे हैं घर में, तो ये हमारे दिमाग के ऊपर असर कर सकता है, और उसमें हम ज़्यादा देर तक अगर रहेंगे तो हमारी मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट है मीथेन। इंडस्ट्रियल लीकेज, यहाँ से ये निकलता है मीथेन। हाँ, फिर ये भी पॉइजनिंग है, उसमें से स्किन कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकते हैं, तो ये भी बहुत ही खतरनाक होता है मीथेन। ठीक है, तो ये आपको सब चीज़ें याद रखनी है कि कौन से जहरीली गैसें हवा में से हवा को पोल्यूट करती है, और उससे हमारा क्या क्या ये नुकसान हो सकता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो एयर पोल्यूशन सोर्सेस एंड इफेक्ट है उसके। ओके, सो डू यू नो वर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हैड बीन अकर्ड इन भोपाल। भोपाल का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था ऑन द नाइट ऑफ 2 दिसंबर 1984। 8,000 पीपल हैड बीन डाइड। 8,000 लोग मर गए थे उस गैस से। भोपाल के इंडस्ट्रीज से जो गैस निकली थी उसमें से एक्सीडेंटल गैस लीकेज जो हुआ था। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट भोपाल गैस एक्सीडेंट। इंटरनेट के ऊपर अगर आप डालोगे ना भोपाल गैस एक्सीडेंट, तो आपको पूरा जो है वो पूरा आपको इंटरनेट पे इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है भोपाल गैस के ऊपर, वो भी आप देखोगे। ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ एक्सीडेंट, रीजन, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स। ये सारी चीज़ें आपको उस मूवी में देखने के लिए मिलेगी कि उसका किस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह से वो लीकेज हुए थे, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे, होने के बाद में लोगों के ऊपर कितने लोग मर गए थे, और उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या किए गए, कि अगर नहीं किए हुए होते तो अभी तक ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गया होता ना।
तो उसको वहीं पर रोका गया और किस तरह से रोका गया, उसके लिए क्या क्या किया गया, तो आप लोग वो मूवी ज़रूर देखना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, और ये एयर पोल्यूशन का इफेक्ट जो है वो सिर्फ इंसानों पे ही नहीं होता है, प्लांट्स के ऊपर भी होता है और एनिमल्स के ऊपर भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो जंगल के अंदर प्लांट होते हैं वो कितने मस्त हरे हरे भरे रहते हैं, लेकिन जो रोड साइड के प्लांट होते हैं उनके ऊपर किस तरह से धूल मिट्टी जमी होती है और वो बेचारे किस तरह से मुरझाए हुए और कैसे कैसे होते हैं। फर्क नजर आता है ना आपको, रोड साइड का जो प्लांट होता है और जंगल का जो प्लांट होता है। तो इफेक्ट जो होता है वो प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर भी होता है। तो प्लांट के ऊपर क्या होता है इफेक्ट उसका जो स्टोमेटा होता है, जो मैंने बताई थी ना, पत्ते का ऊपर का हिस्सा डार्क ग्रीन होता है और नीचे का हिस्सा जो लाइट ग्रीन होता है। ऊपर के हिस्से से वो सनरेज में जो अपना खाना बनाते हैं और नीचे के हिस्से में उनके स्टोमेटा होता है जिसके अंदर से वो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेते हैं। अब जो गाड़ियों का धुआं जाता है तो क्या करता है, वो स्टोमेटा को बंद कर देता है, वो धुआं जो है उससे धूल मिट्टी जो है वो स्टोमेटा को बंद कर क्लोज कर देती है। फिर स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब ऊपर की तरफ भी धुआं बैठ गया है ना, मिट्टी बैठ गई, तो अभी सूरज की रोशनी में वो ग्रीन कलर दिखाई देगा क्या, सूरज को क्या दिखना चाहिए, उसका ग्रीन कलर दिखना चाहिए। अब ग्रीन कलर के ऊपर क्या जम गई है, मिट्टी धुल जम गई है, तो उसका फिर ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, तो वो सूरज की रोशनी में खाना बना सकेगा क्या, वो भी नहीं बना सकता, वो भी कम कम बनाने लगता है। समझ में आया? तो इस तरह से दोनों तरीके से उसका नुकसान होता है प्लांट का। स्लोइंग डाउन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ इज रिटार्डेड, तो जिसकी वजह से ग्रोथ क्या होगी उसकी, रिटार्ड हो जाएगी। रिटार्ड होना यानी रुक जाना, कम होना। हाँ, लीव्स फॉल ऑफ, पत्ते क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और बिकम येलो या पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट होता है। उसके बाद में एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, रेस्पिरेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड। समझ में आया? एनिमल्स के ऊपर क्या होता है, रेस्पिरेशन, उनको भी सांस लेने में तकलीफ होती है, और उनके इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों में उनके भी इरिटेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस। हाँ, तो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देखे। अब हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग लेसन जो है वो स्टॉप करते हैं। ये वाला थोड़ा सा बहुत उसका है साइंटिफिकली, आप लोगों के लिए ये मैं अगली बार बताऊंगी, क्योंकि एक साथ में इतना मैं अगर बताऊंगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों का लेसन जो है वो हम स्टॉप करते हैं। यहाँ से हम बाद में लेंगे ओजोन लेयर का, और आप लोग 6th स्टैंडर्ड की किताब से पढ़ाई भी करके रखेंगे, और जितनी भी चीज़ें मैंने 6th स्टैंडर्ड की किताब से बताई है वो सारी स्टडीज़ करके रखेंगे। मैप्स वगैरह, उसके जो चार्ट दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को 6th स्टैंडर्ड की किताब में मैं बता दूँ। यहाँ पर आपको ये लेसन जो है, फर्स्ट लेसन, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेगी इसके ताल्लुक से। यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ये पाई चार्ट है, और ये उसके एयर के जो गैसेस हैं उसके बारे में दिया हुआ है। फिर ओजोन लेयर का जो हम अभी अगले लेसन में पढ़ने जाएंगे वो आपको यहाँ से सब मिलेगा 6th स्टैंडर्ड की बुक में से। तो थोड़ा सा ये लेसन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना 6th स्टैंडर्ड का, तो आपको जो ये हमारा आगे का पार्ट है एयर पोल्यूशन का, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आपको 6th स्टैंडर्ड का लेसन अच्छे से पढ़ना है, और ये इंटरनेट से जो मालूमात निकालने के लिए मैंने बोली हूँ, ये सारी मालूमात आप लोग निकालेंगे। और ये लेसन जो है इसके पिक्स भी है, इमेजेस भी जो है आप लोग उसमें से गूगल पे से देखेंगे खुद। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लेसन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। सबको अच्छे से समझ में आ गया इतना पूरा? तो आप लोग इसके हाँ, जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स बीच में लेसन के बीच में भी जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ओके,
चल अल्लाह हाफिज अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अल्लाह हाफिज